यस, हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मिल रहे हैं। दिस इज प्रोफेसर सुरेंद्र गुजर हियर एंड द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट टॉपिक इज कि आपका आने वाला जो पेपर है, पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके लिए आप आखिरी दिन, आखिरी समय में क्या प्रिपरेशन करें, कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान दें, कौन कौन सी चीज़ें करें, इन पर हम आज बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बी देयर। सो आपका जो बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर है, इट इज़ ऑफ 100 मार्क्स, यू नो दैट। It is divided in 3 sections: business mathematics, LR and statistics. So let us have a look कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पर आपने सबसे पहले काम करना है। So अभी आपका कल या परसों जो भी पेपर है, तो अब आपको आखिरी समय में कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैं तो शुरू से ये कहते आ रहा हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स को करना चाहिए, बट अभी लास्ट मोमेंट में आपने पहले कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है, बाद में कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है, ये सुनो। सबसे पहले बिजनेस मैथमेटिक्स सेक्शन में जाओ। बिजनेस मैथमेटिक्स सेक्शन में आपकी ये टॉपिक्स है: रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम्स, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भी दो है, पहले इनमें से बात करें तो इनमें से जो एकदम सोपे, सिंपल, एकदम सोपे टॉपिक्स आपको जो लगते हैं वो पहले कर लो। जैसे इक्वेशंस, इक्वेशंस को एक बार पढ़ लो। इक्वेशंस वाला चैप्टर सॉल्व करने का मैंने एक सिंपल तरीका आपको बताया हुआ है, कैसे आप ऑप्शंस का इस्तेमाल करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। आपको पूरा पूरा इक्वेशन लिख के उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। इक्वेशंस के क्वेश्चंस देख लो। लीनियर इनइक्वालिटीज एक बार, जस्ट एक बार एट अ ग्लांस, ग्रेटर देन, लेस देन, दोनों की इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन एरिया है वो किस तरफ आता है, क्यों आता है, ओरिजिन की तरफ कौन सा एरिया आता है, ओरिजिन से दूर जाने वाला कौन सा एरिया आता है, एक बार वो कॉन्सेप्ट देख लो। फिर आना सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस सेक्शन में है, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है एंड इसमें कोई भी कंसेप्ट ऐसा ना छोड़े जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो। जैसे कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर इमीडिएट एन्युटी क्या है, या फिर एन्युटी ड्यू क्या है। इमीडिएट एन्युटी को हम रेगुलर एन्युटी भी कहते हैं। ये कौन सी एन्युटी होती है जो हम एट द एंड ऑफ द पीरियड या तो पे होती है या तो रिसीव होती है, ये क्लियर कर लो। एंड ऑफ द पीरियड है, इमीडिएट एन्युटी है, तो फॉर्मूला अलग है। दूसरा एन्युटी ड्यू, मतलब जहां पर पेमेंट्स या रिसीट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होता है। ये कंफ्यूजन पहले दिमाग में से हटा दो। दोनों केसेस में फॉर्मूलाज अलग हो जाते हैं। इसमें फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया कि एन्युटी रेगुलर है या ड्यू है, तो आपको क्या लेना चाहिए, इट हैज टू बी एन्युटी रेगुलर। उसके बाद जो भी बाकी के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स है उस चैप्टर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको भूल जाते हो। मेन टॉपिक्स को आप याद रखते हो तो ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो, उनको भूलना नहीं है। पूरा चैप्टर शुरू से एंड तक हर छोटी कंसेप्ट को, हर छोटी चीज को ऑब्जर्व करना है, हर छोटी चीज को पढ़ना है। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर क्या आखिरी मिनट में हम सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर ले? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आप हो सके तो ये जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उनको पढ़ लो, एक बार स्टडी कर लो कि ये क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया है। आगे जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। हाँ, रैंडमली कुछ क्वेश्चन उठाकर आप सॉल्व कर सकते हो जस्ट टू प्रैक्टिस कैलकुलेटर ट्रिक्स।
देन वी टॉक अबाउट, ये हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फ्रॉम सेक्शन ए। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में भी ये सवाल या फिर ये कॉमन चीज जो बच्चे पूछते हैं, सर पता ही नहीं चलता क्वेश्चन में परम्यूटेशन करना है या कॉम्बिनेशन यूज करना है। परम्यूटेशंस कब यूज होता है? परम्यूटेशंस यूज होता है जब अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो। कॉम्बिनेशंस कब यूज करना है? जब सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो। अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन में फर्क है। यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कई बार आपको प्रोबेबिलिटी में भी यूज करना होता है। तब जब आप प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पे जाओगे तब उसका एक बार और रिवीजन हो जाता है। सेक्शन वाइज जाओ। फर्स्ट सेक्शन में से उन टॉपिक्स पे सबसे पहले फोकस करो जो कि आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है एंड जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स। इसको भी इग्नोर नहीं करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार पढ़ लेना है। ओके, क्रम से जाओ, मैं सीक्वेंस बता रहा हूं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये दोनों चैप्टर्स अब ये सेक्शन के एंड में रख सकते हो। पहले मैंने क्या बोला? पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इक्वेशन, ये जो सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं जिनको आपको सीधा कैलकुलेटर यूज करना है, आंसर निकल जाएगा, वैसे टॉपिक्स पहले कर लो। तो एक क्या होता है, वो एक अपना मोरल हाई हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये भी सिंपलेस्ट टॉपिक है, ये भी आप पहले कर सकते हो। ये करने के बाद देन गो ऑन टू परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड एपीजीपी। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, जीपी, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है। इन तीनों के प्रॉपर्टीज, इन तीनों के रिलेशंस, जो छोटी छोटी चीजें, जो छोटे छोटे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है, उन पर भी फोकस करो। देन सेक्शन ए का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कैलकुलस, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कैलकुलस, जिसमें है एक है डेरिवेटिव्स, दूसरा है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन करते वक्त सबसे पहले डेरिवेटिव्स पे जाना। डेरिवेटिव्स पे जाने के बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है डेरिवेटिव्स के, उनको अच्छे से रट लो। जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला होता है कि आप हर चैप्टर का अपने A4 शीट पर फॉर्मूलाज बनाने हैं, फॉर्मूला शीट तैयार करनी है, ताकि एन वक्त पर आप वो फॉर्मूला शीट को रेफर कर सकते हो। तो ये फॉर्मूलाज को याद रखना है। डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज अगर याद है तो उसका उपयोग आप इंटीग्रेशन में कर सकते हो, बिकॉज डेरिवेटिव्स का एंटी डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन। सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, देखो ये मॉड्यूल में आपको दिख जाएंगे, एज वेल एज मैंने अपनी बुक में भी आपको दिए हैं। सो ये अगर फंक्शन है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव x टू द पावर ऑफ n का फर्स्ट डेरिवेटिव इज n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1। e टू द पावर ऑफ x का डेरिवेटिव e टू द पावर ऑफ x ही है। तो वैसे ही e टू द पावर ऑफ x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? e टू द पावर ऑफ x प्लस c, इसको ना भूलें। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स। देन मूविंग ऑन टू इंटीग्रेशंस, तो इंटीग्रेशन में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो पहले कर लो। आई विल शो यू इवन इन द मॉड्यूल, दे आर गिवन ओवर हियर। समरी में देख लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला, x टू द पावर ऑफ n का इंटीग्रेशन इज x n टू द पावर ऑफ n माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वैसे ही ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, ये भी याद हो जाए तो इनको भी अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज सारे याद करने हैं। you may not get into this integration by parts, this area या फिर definite integral वाला area, but still if you can do the basic thing, तो अगर एक हाथ बेसिक क्वेश्चन इस पर भी आया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक और चीज कि आप इंटीग्रेशन में क्या ट्रिक यूज कर सकते हो।
जैसे मैंने बताया कि डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन में यही प्रॉब्लम होता है, आपको डेरिवेटिव कई लोगों को अच्छे से आ जाता है, इंटीग्रेशन में अटक जाता है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन को डिराइव कर लो, आप ऑप्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर एक बार उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लो, जिसका आंसर अगर ये क्वेश्चन आ गया उसका मतलब ये आपका ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन पूछा है। तो अगर आपको सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं याद है, सपोज अभी ये तो सिंपल वाला है, आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट सपोज उतना टाइम नहीं है आपको फॉर्मूला भी अप्लाई करने का, तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस के साथ जाओ। सी लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ले, x टू द पावर ऑफ 4 का डेरिवेटिव 4x टू द पावर ऑफ 3, x टू द पावर ऑफ 3 का डेरिवेटिव 3x टू द पावर ऑफ 2, माइनस x टू द पावर ऑफ 2 का डेरिवेटिव 2x एंड 5x का डेरिवेटिव 5। यस, आपको लग रहा है कि पहला इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर, बट नो, गो अहेड, इसको देखो x टू द पावर ऑफ 4, x टू द पावर ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये भी सेम है, बट यहां पर प्लस k है। ये k इंपॉर्टेंट क्यों है, इट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सो इसका इंटीग्रेशन इज दिस ऑप्शन एंड नॉट ए। आप ऑप्शन से जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ इट इज इंटीग्रेटिंग 1 माइनस 3x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो मेरा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये मेरे ऑप्शन हो ही नहीं सकते अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो अब बचा क्या मेरा, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, अब मुझे गट फीलिंग है मे बी सी हो सकता है, बट गट फीलिंग्स पे नहीं जाना, एक बार उसको वेरीफाई कर लेना है। कैसे वेरीफाई करना है, सी को डिराइव कर लो, तो आपको ये आंसर आता है क्या। अब ये खुद ही मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो पहले इसको एक्सपांड कर लो। 1 माइनस 3x इंटू 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन लुक्स लाइक 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। हमारा ऑप्शन कहता है, हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं उसमें से एक ऑप्शन कहता है x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस के, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस के। बिना के वाला ऑप्शन आपके लिस्ट में से हट जाना चाहिए, बिना सी वाला ऑप्शन आपके लिस्ट में से हट जाना चाहिए, तो आधा काम वही हो जाता है, 50-50 हो जाता है। वहां पे केबीसी खेलते हो ना तब 50-50 होता है ना, तो वैसे 50-50 वही हो जाता है। अब बाकी बचे दो ऑप्शन में से अपना ऑप्शन सही कौन सा ये चुनना है, उसके लिए हम वेरिफिकेशन करेंगे। कैसे, ये इसको डिराइव कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड k का डेरिवेटिव 0, तो यस दिस इज आवर ऑप्शन सी। तो ये समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन में जिनको टेंशन आ रहा था कि कैसे करें, तो अगर आपके डेरिवेटिव्स पक्के हैं तो भी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस अच्छे से कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देन ये हो गया सेक्शन ए। मूविंग ऑन टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो आपके इंपॉर्टेंट या फिर सिर्फ 3 ही जो टॉपिक्स है, एक तो है नंबर सीरीज, कोडिंग, डीकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट एंड सीटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशंस, 4 टॉपिक्स है सॉरी। तो ये 4 टॉपिक्स एकदम आराम से हो जाएंगे। आप अगर चाहो तो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट पहले कर लो बिफोर डूइंग सेक्शन ए, या फिर सेक्शन ए कर लो, फिर आराम से बीच में ब्रेक लेना है तब लॉजिकल रीजनिंग ले लो। मतलब बहुत कंटाला आ गया अभी सेक्शन ए के बहुत सारे कंसेप्ट्स करके, बीच में सेक्शन बी कर लो, जो कि ज़्यादातर बच्चों को बहुत सिंपल लगता है। लॉजिकल रीजनिंग की ये 4 टॉपिक्स है। मोस्टली फोकस ऑन ब्लड रिलेशंस, वहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लड रिलेशंस में कई लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पर क्या करना है, आप रफ पेपर पे ड्रॉ कर लो, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, सन ऑफ सी,
तो ये ट्रिक्स मैंने आपको क्लास में बताए हैं, आप ड्रॉ कर लो या फिर आप फिगर्स ड्रॉ कर लो, ये इसका बेटा है, ये इसकी माँ है, एक्सेट्रा। आप ड्रॉ करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा कौन किसका क्या लगता है। सिटिंग अरेंजमेंट्स में भी आप ड्रॉ कर लो, रफ वर्क में आपको ड्रॉ करना है एंड देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड हु इज सिटिंग वेयर। देन वी टॉक अबाउट सेक्शन सी। सेक्शन सी इज द फेवरेट सेक्शन ऑफ एवरीवन। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये चैप्टर को पूरा अच्छे से चाट लो। कैसे? मतलब बिल्कुल एक भी कंसेप्ट को मिस नहीं करना है, इस पर बेस्ड थ्योरी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, दोनों इंटरलिंक्ड चैप्टर्स है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन वाला पार्ट। देन डिस्पर्शन, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट इनमें है इनके प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर assumed by a variable are constant, say k, then am is also k. The algebraic sum of deviation of the set of observations from their arithmetic mean is 0. तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इन पर बेस्ड आ सकते हैं। The sum of the deviations of set of observations from arithmetic mean is 0. Arithmetic mean is affected due to change of origin, which implies if origin variable is changed to another variable by change of origin, it will also change. It is also affected by change in scale. ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आपको इवन मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस में है, इन पर अच्छे से फोकस करो। ये जो बड़े वाले कंप्यूटेशन है ये नहीं पूछे जाते बिकॉज दे आर लाइक 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो इतने बड़े क्वेश्चंस करने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूलाज विथ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट इज प्रॉपर्टीज। इन चैप्टर्स में, स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर्स में प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्पर्शन के फॉर्मूलाज याद कर लेना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये 4-5 टॉपिक्स है, वो एक साथ जब आप रिवीजन कर रहे हो तो इन चैप्टर्स को एक साथ रिवाइज करना है। कौन कौन से चैप्टर्स है? नंबर 1 स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, बिकॉज दीज आर इंटरलिंक्ड एंड ये अच्छे से पहले हो जाएंगे तो आपका सेक्शन सी आपको सिक्योर्ड लगेगा। उसके बाद आप कर सकते हो इंडेक्स नंबर्स, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ये स्टैट्स का पार्ट होने के बाद सिंपली आप इंडेक्स नंबर्स कर लो। फिर रखा है प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रोबेबिलिटी तक ठीक है, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में भी जो बेसिक फॉर्मूलाज है, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में से यू कैन डू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, देन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में से। अब ये तो हो गया कि आप लोगों ने रिवाइज किस तरह से करना है, कौन कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। अब बात करते हैं पेपर की। ऑन द डे ऑफ पेपर, जब सुबह आप उठो तो शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज को देख लेना है। उसके बाद आपका पेपर 100 मार्क्स का है फॉर 2 आवर्स एंड दैट इज MCQs विथ नेगेटिव मार्किंग। ये इंपॉर्टेंट चीज ना भूले। मतलब तकरीबन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ है 1.2 मिनट 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पेपर सॉल्व करते वक्त आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? क्वेश्चन पेपर को शुरू से एंड तक एक बार नज़र घुमा लो। एक एक क्वेश्चन पढ़ते बैठोगे टाइम जाएगा, उतना टाइम नहीं है आपके पास। नज़र घुमा के क्विकली देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिन पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है।
वो उन टॉपिक्स में से जिन टॉपिक्स को आपने एकदम मस्त किया है, वो क्वेश्चंस को आपने पहले सॉल्व करना है। पॉइंट नोट कर लो, उन क्वेश्चंस को पहले फटाफट सॉल्व करना है। फिर आओ जो टॉपिक्स को आपने सेकेंडरी किया था, उन टॉपिक्स पे आओ, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप पूरे 100 क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, गलत आंसर्स को मार्क मत करो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। आपने जो मार्क्स अचीव किए हैं उसमें से भी मार्क्स आपके चले जाएंगे। सो आप ट्राई करो कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। 100 नहीं हो रहे ना तो 95, एटलीस्ट 90 तो करेक्ट अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। हाँ, कंफर्म करना है कि सही आंसर है, तभी मार्क करना है। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो प्लीज आंसर मार्क मत करना। कंफर्म कैसे करना है, आपके पास ऑप्शन है। अगर आपने ए ऑप्शन चुना है तो ए ऑप्शन को क्वेश्चन में डाल के देखो ये ऑप्शन सही बैठ रहा है या नहीं, देन ओनली चूज दैट ऑप्शन। इफ इट इज कंफर्म देन ओनली मार्क इन द OMR शीट। ये स्ट्रैटेजी आपने बनाना है। पहले दो घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 100 ना सही 90, 95 तो एटलीस्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके अलावा रफ वर्क में ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, ज़्यादा डिटेल्ड रफ वर्क नहीं करना। जितना हो सके आप कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करें, जितना हो सके कम से कम टाइम में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा मैं आपके साथ हमेशा हूँ, जब भी आपको मेरा हेल्प का ज़रूरत है, टिल द टाइम ऑफ पेपर से पहले तक। आपको कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी सवाल में अगर डाउट आता है तो ये मेरा नंबर है। दिस इज प्रोफेसर सुरेंद्र गुज्जर, ये मेरा नंबर है। आप मुझे इस नंबर पे कभी भी, आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम कर सकते हैं। Even non-Edward Academy students can ping me, can message me their doubts, their queries. जिनको जो भी सवाल पूछना है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके एवरीवन, चलो ऑल द बेस्ट एंड स्टडी वेल।